welcome to my YouTube channel. Myself Ravish Tiwari. I am going to explain about the lecture associated with the significance of P53 on molecular basis in controlling of cell cycle. क्या होगा जब P53 का लेवल बढ़ जाए या P53 का लेवल घट जाए? बढ़ तब जाता है जब कोई जीन म्यूटेशन की बात आती है ड्यूरिंग सेल साइकिल प्रोग्रेशन, और घट तब जाता है जब एक नॉर्मल सेल की आप परिकल्पना कर रहे हैं, नॉर्मल सेल कंडीशन में है, डिवाइडिंग मोड में है, देन देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ P53. इट्स कंसंट्रेशन शुड बी मिनिमाइज्ड due to the action of a specific ubiquitin ligase enzyme, that is MDM2 protein. MDM2 P53 के पास जाता है और कहता है कि देखिए अभी सेल नॉर्मल कंडीशन में है, आप अपने एक्सप्रेशन को शांत करके रखिए, नहीं तो हमारा सेल साइकिल प्रोग्रेशन के वक्त में ही अपना प्रोग्रेस करना रोक देगा। ये क्या मैकेनिज्म है, ये क्या चीज है, दैट इज वेरी एसेंशियल टू कंट्रोल द सेल साइकिल। P53 जब नॉर्मल कंडीशन में है तो ये एक ट्यूमर सप्रेसर जीन से बना होता है। इट इज अ टाइप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर whose expression will be increased at the time of gene mutation during cell cycle. Then what will happen when P53 will form? It gets associated with the important protein that is known as MDM2. As the word indicates, it is a type of ubiquitin ligase. ये एक ऐसा एंजाइम है जो उस प्रोटीन को टारगेट करता है जिसकी कोई जरूरत नहीं है सेल में, और वो प्रोटीन पर जब यूबिक्विटिन अटैच होता है तो उसको सिग्नल मिलता है कि अब आपका डिग्रेडेशन का टाइम आ गया है, आप प्रोटियासोम के पास जाइए, हम एटीपी प्रोवाइड कराएंगे। प्रोटियासोम आपके जो P53 प्रोटीन को तोड़ करके एमाइनो एसिड के सिंथेसाइज करेगा और वो एमाइनो एसिड न्यू प्रोटियोजेनेसिस में इंक्लूड हो जाएगा। दिस इज द नॉर्मल biochemical or molecular signal inside the cell during normal condition. As word indicates, here diagram already explained, ये गार्जियन ऑफ द जीनोम है P53, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। इसके लेवल को आप डिक्लाइन किए रखते हैं नॉर्मल सेल में, क्योंकि MDM2 जब इससे अटैच्ड होता है, MDM2 जब अटैच्ड होता है तो ये MDM2 यूबिक्विटिन नाम के प्रोटीन को इससे अटैच कर देता है और ये P53 प्रोटियासोम के पास जाएगा और प्रोटियासोम इस P53 के जो बढ़े हुए लेवल को ग्रेजुअली क्या कर देगा, डिग्रेड कर देगा और एमाइनो एसिड्स के प्रोडक्शन को प्रोमोट कर देगा। तो इस तरीके से न्यू जो एमाइनो एसिड्स बने वो एमाइनो एसिड यूटिलाइज हो जाएंगे प्रोटियोजेनेसिस में और न्यू प्रोटीन सिंथेसिस में। नाउ द नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन विल बी ऑन when there is a mutation during cell cycle progression. Mutation क्या होता है? Sudden heritable change in gene sequence, या कुछ बेस सीक्वेंस चेंज हो जाना है, उससे क्या हो जाता है, मैसेज आउट ऑफ फ्रेम, प्रोटीन सिंथेसिस चेंज हो जाएगी। ये सारे माने जीन का नॉर्मल जो फॉर्म है वो चेंज हो जाए तो उस कंडीशन में सेल साइकिल प्रोग्रेस नहीं करके सेल साइकिल वहीं पर स्टॉप हो जाता है। इस स्टॉप करने के क्रम में सेंसर प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है और एक माइनर हिस्टोन खास तौर पर पार्टिसिपेट करते हैं। तो जैसे ही ये पोर्शन म्यूटेट, मान लीजिए ये जीन है, ये सेल साइकिल प्रोग्रेशन के दौरान ये डीएनए है, इसमें म्यूटेशन हो गया, दैट म्यूटेशन विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंसर प्रोटीन जिसका नाम है पीका प्रोटीन। पीका प्रोटीन सेंस करता है एंड दिस सेंसिंग विल बी प्रोमोटेड बाय माइनर हिस्टोन H2AX। प्रश्न उठता है ये माइनर हिस्टोन क्या है? नॉर्मल हिस्टोन का मॉडिफिकेशन अगर हो जाए तो ऐसे हिस्टोन को माइनर हिस्टोन कहते हैं। ये बहुत सारे रेगुलेटरी प्रोसेस में सेल साइकिल, सेल डिवीजन, रेप्लिकेशन, कई प्रोसेस में इनका इन्वॉल्वमेंट होता है, रिपेयरिंग प्रोसेस, ये कई जगह इनका इन्वॉल्वमेंट होता है माइनर हिस्टोन का। इसका सिग्निफिकेंस होना, हेट्रोक्रोमैटिन बनाने में भी इनका बड़ा रोल होता है। H2AZ बड़ा इंपॉर्टेंट माइनर हिस्टोन है। तो कई ऐसे माने थाउजेंड्स माइनर हिस्टोन हैं जो डीएनए में अलग अलग तरीके से काम करते हैं। एक्चुअली जीन को रेगुलेट करने का बड़ा इंपॉर्टेंट भूमिका होता है ऐसे प्रोटीन्स का।
तो माइनर हिस्टोन डेवलप्स आफ्टर मॉडिफिकेशन ऑफ द मेजर हिस्टोन्स। These are the important phenomena, और ये खासतौर पर भागीदार होते हैं एट द टाइम ऑफ रेगुलेटरी कॉन्सेप्ट। तो जब जीन म्यूटेट होता है तो दो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स एक्टिव हो जाते हैं, ATM, ATR, ये काइनेज है। ये काइनेज एक दूसरे काइनेज को CHK1 और CHK2 को भी एक्टिवेट कर देता है। ये दोनों एंजाइम जो गार्जियन ऑफ द जीनोम, जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, उसको फॉस्फोरिलेट करता है। एज यू नो, जितने भी काइनेज हैं उनका काम है फॉस्फोरिलेशन करना। जब वो P53 को फॉस्फोरिलेट करता है तो P53 एक्टिव हो जाता है और वो MDM2 को कहता है कि देखिए अब आप मेरे से हट जाइए, क्योंकि हम एक्टिव हो चुके हैं, आपका हटना जरूरी है। जैसे आप हटेंगे हम एक्टिव हो जा रहे हैं। एक्टिव होने के बाद हम एक प्रोटीन बनाएंगे सेल में जो कि सेल साइकिल को आगे बढ़ने से रोक देगा, और वो एक समय क्रिएट हम करेंगे जिससे कि हम डीएनए को, डैमेज डीएनए को हम रिपेयर कर सकें। तो देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये दोनों एंजाइम P53 को फॉस्फोरिलेट करेगा। फॉस्फोरिलेट करने के बाद ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, एक्चुअली इट इज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर VAP1 नाम के जीन को स्टिमुलेट करेगा, यानी स्टिमुलेट करेगा टू प्रोमोट एक्सप्रेशन, और P21 नाम के सेल साइकिल अरेस्ट करने वाला प्रोटीन बनाएगा। इसका नाम है सेल साइकिल, या कहीं सेल साइकिल नहीं बोलना चाहिए, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर प्रोटीन बनाएगा जिसका नाम है P21। ये P21 साइक्लिन डी को भी इनहिबिट कर सकता है, साइक्लिन ए और ई को भी इनहिबिट कर सकता है, साइक्लिन बी को भी इनहिबिट कर सकता है। माने ओवरऑल अगर कहा जाए तो सेल साइकिल के प्रोग्रेस को रोक देता है और समय क्रिएट करता है फॉर रिपेयरिंग ऑफ डैमेज डीएनए। This is very important and it creates time for the repairing of damaged DNA. जैसे डीएनए का रिपेयरिंग हो जाता है, सेल will regain its normal position, cell cycle will be resumed. As diagram indicates, जैसा कि इंडिकेशन है डायग्राम में, साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज जब म्यूटेशन हो जाने के बाद सेल साइकिल अरेस्ट हो गया। अरेस्ट होने के बाद जो MPF है अपने एक्टिविटी डिक्लाइन कर चुके हैं। फिर से MPF अपने एक्टिविटी को पुनः अपने रिगेन करे, इसके लिए जितने भी इनहिबिटर फॉस्फोरिलेशंस है, जितने भी फॉस्फोरिलेटिंग इवेंट है जो कि सेल साइकिल को, MPF को इनहिबिट किए हुए हैं, उस फॉस्फोराइलेटिंग साइट से फॉस्फेट को हटाना पड़ेगा। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। यहाँ पर दो साइट है, एक टायरोसिन 15 और थ्रियोनिन 14। इससे जब फॉस्फेट को हटाया जाता है तो उसमें जो एंजाइम लगता है उसका नाम है CDC25A और C। ये फॉस्फेटेज टाइप का एंजाइम है। और दूसरा है CDKI, जिसको साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिट करते हैं। इसमें जब फॉस्फेट लगेगा तब ये इनएक्टिव हो जाएगा। तो फॉस्फेट लगेगा किससे? PI3 काइनेज से। और ये PI3 काइनेज कहां से आता है? ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ फैक्टर ऑन द सेल। जब ये एक्ट करता है तो इमीडिएटली ये सारे जो प्रोटीन्स हैं वो जो है फॉस्फोरिलेट होते हैं और इनएक्टिव होने के बाद पूरे MPF को स्टिमुलेट कर देते हैं, और फाइनली MPF को कहते हैं कि अब आप सेल साइकिल को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमने डीएनए डैमेज को ठीक कर लिया है। और जितना प्रोसेस आगे बढ़ेगा, जैसे G1 से S में जब सेल गया तो उस S में जाने के लिए वहां दो साइक्लिन चाहिए था, एक साइक्लिन A और साइक्लिन E और CDK2 एंजाइम चाहिए। ये बना देगा विद द हेल्प ऑफ E2F ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। नाउ the entire description of the cell cycle regulation is completed, and now the next video will be described later. Please like and subscribe my channel and press bell icon